हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम बिलियन पढ़ेंगे। ये हेडिंग है हमारी आज की। ये हम लूसेंट की बुक की एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से हम केमिस्ट्री की बुक या केमिस्ट्री पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे जब देखेंगे समझेंगे तो कुछ टॉपिक्स आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये BPSC TRE 4.0 हो या किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग होगा बिलियन। तो बिलियन है क्या चीज़? बिलियन जो होता है ये दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं, है ना। तो क्या है, उसी को हम बिलियन कहते हैं। बिलियन क्या है कि बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। किसी बिलियन में विलेय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनके कणों को नहीं देखा जा सकता। बिलियन अस्थायी और पारदर्शक होता है। विलयन अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलेय और विलायक, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो विलेय और विलायक, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे विलेय कहते हैं। तो विलायक क्या है? जिसका अधिक मात्रा होता है विलायक होता है, और जिसकी कम मात्राएं होती हैं, जिस पदार्थ की या जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे हम विलेय कहते हैं। जिस विलायक का हाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वो उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल का हाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक माना जाता है। तो सार्वत्रिक विलायक कौन है? तो जल क्या है? ये जल का हाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक माना जाता है। विलयन के प्रकार। ठोस में ठोस का विलयन, ये मिश्र धातु है, जैसे पीतल क्या है? ये मिश्र धातु है, और ये पीतल किससे मिलकर के बना होता है? तांबा और जस्ता से मिलकर के पीतल बनाया जाता है। तो ठोस में ठोस का विलयन होता है। ठोस में द्रव का विलयन, थैलियम में पारा का विलयन, है ना। ठोस में गैस का विलयन, जैसे कपूर में वायु का विलयन कर दिया जाता है। ठोस में गैस का विलयन, कपूर में वायु का विलयन। द्रव में ठोस का विलयन, जैसे पारा में लेड, है ना। द्रव में ठोस का विलयन, पारा क्या है? एक द्रव पदार्थ है, और ठोस में सीसा, इनका विलयन जो होगा द्रव में ठोस का विलयन। तो ये विलयन के प्रकार हैं। द्रव में द्रव का विलयन होता है, जिसे जल में अल्कोहल को मिला दिया जाता है। द्रव में गैस का विलयन, जिसे जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं क्या होती है? मिली हुई होती हैं। तो ये द्रव में गैस का विलयन है, जिसे जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। गैस में ठोस का विलयन, जैसे कि धुआं। गैस में ठोस का विलयन, जैसे धुआं। वायु में आयोडीन का विलयन, धुआं वायु में आयोडीन का विलयन। गैस में द्रव का विलयन, जैसे कोहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन होता है। गैस में द्रव का विलयन, जैसे कोहरा। गैस में गैस का विलयन, जैसे वायु गैसों का मिश्रण होता है। विलायक का उपयोग औषधि के निर्माण में, निर्जल धुलाई में, पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथा जैसे विलायकों का, इत्र के निर्माण में, अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थों के निर्माण में होता है। इत्र निर्माण में अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थ के निर्माण में होता है। संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा
घुली हुई हो संतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त विलयन क्या है? किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती हो वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन क्या है? ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन पर संतृप्त के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। विलेयता क्या है? किसी निश्चित ताप पर और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। विलेयता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा इंटू 100 होता है। किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की विलायक जो होता है, किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। विलेयता पर ताप का प्रभाव। सामान्यतः ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है और कुछ ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, सामान्यतः ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है और कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। तो कौन है जिसका ताप बढ़ाने से घटेगा? तो जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट आदि जो होते हैं, ये ठोस पदार्थों की विलेयता का ताप बढ़ाने से घटती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। विलेयता पर दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। विलयन का सांद्रण। किसी विलायक की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं और जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है और जिसमें विलेय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। परिक्षेपण। जब किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप 2 प्रकार के पदार्थ बनते हैं। पहला है विषमांग पदार्थ और दूसरा है समांग पदार्थ। निलंबन क्या है? निलंबन, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इन्हें आँखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं जा सकते, न ही आ जा सकते हैं। ये अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों से परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण जो है नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। कोलाइड, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आँखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते हैं।
इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप देखा जाए दूध, गोंद, रक्त, स्याही आदि। कोलाइड के विभिन्न प्रकार जैसे कि सोल, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे शोल कहा जाता है। रबर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन के द्वारा रबर सोल से किया जाता है। तो रबर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन के द्वारा रबर सोल से किया जाता है। जेल, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं पर उनमें प्रवाहता नहीं होती है, जेल कहलाती है, जैसे जेली और जिलेटिन। एरोसोल क्या है? किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं कहा जाता है और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलाइडों को क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहल और बेंजोसोल कहते हैं। पायस क्या है? जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं तो इस कोलाइड को पायस कहते हैं। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। कॉड लीवर तेल जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं भी पायस का उदाहरण है। सबसे बड़े पैमाने पर पायसी कारक के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है। झाग, द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। वास्तविक विलयन क्या है? इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं। वास्तविक विलयन जो हैं इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं अर्थात इनके कणों का आकार 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। ये सबसे अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। ये आँख तथा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते। अपोहन क्या है? कोलाइड विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है अर्थात इस विधि के द्वारा कोलाइड विलयन को शुद्ध किया जाता है। तो कोलाइड विलयन को किससे शुद्ध करते हैं? तो अपोहन विधि से शुद्ध किया जाता है। ब्राउनी गति क्या है? कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। यदि गति कोलाइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं, माध्यम की श्यानता जितनी ही कम होती है एवं ताप जितना ही अधिक होता है, यह गति उतनी ही तेजी होती है। स्कंधन क्या है? जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है। इसे स्कंधन कहते हैं। वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन में अंतर। तो वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन में क्या प्रमुख अंतर है? वास्तविक विलयन में पदार्थ के कणों का आकार 10 के पावर -7 से कम होता है। वही कोलाइड विलयन में पदार्थ के कणों का आकार प्रायः 10 के पावर -7 सेंटीमीटर और 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच का होता है। इस पदार्थ के कण अर्थात वास्तविक विलयन के पदार्थों के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं और कोलाइड कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन की अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। वास्तविक विलयन में पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं जबकि कोलाइड के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। वास्तविक विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है, वही कोलाइड विलयन का परासरणी दाब अपेक्षाकृत कम होता है। वास्तविक विलयन का सामांग तथा एकांगी प्रावस्था वाला होता है
और कोलाइडी विलयन का विषमांग तथा 2 प्रावस्था वाला होता है। टिंडल प्रभाव क्या है? जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइड कण काली पृष्ठभूमि में आल्पिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। तो टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? तो टिंडल प्रभाव का कारण जो है ये प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। जब किसी कोलाइड विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइड कण वाली काली पृष्ठभूमि में आल्पिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। बफर विलयन वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन के लिए बिना अवशोषित कर लेता है। इसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे कि सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। विलयन का रंग सूचक अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और उदासीन विलयन। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये अम्लीय विलयन में गुलाबी और क्षारीय विलयन में पीला, उदासीन में नारंगी हो जाता है। वही लिटमस जो है ये लाल से नीला, लाल अम्लीय विलयन में लाल होता है, क्षारीय में नीला और उदासीन में बैंगनी हो जाता है। वही फिनोल्फ्थालीन जो है अम्लीय में रंगहीन, क्षारीय में गुलाबी और उदासीन में रंगहीन हो जाता है। अर्थात मिथाइल ऑरेंज अम्लीय में गुलाबी होता है और क्षारीय में पीला। और लिटमस जो होते हैं, लिटमस ये लाल अम्लीय होते हैं और नीला क्षारीय होता है। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एक अधातु है। इसकी परमाणु संख्या 6। इसे आधुनिक आवर्त के वर्ग 4a में रखा गया है। कैकुले ने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसने ही कार्बनिक यौगिकों की होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित की थी। अपर रूपता वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हों अपर रूप कहलाते हैं और इस घटना को अपर रूपता कहा जाता है। कार्बन के 2 मुख्य अपर रूप हैं। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट है। हीरा के प्रमुख गुण ये ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। ये ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। हीरा ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, ये किसी भी द्रव में नहीं घुलता। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके रवे घनाकार होते हैं। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये बहुत चमकता है। किसके कारण हीरा चमकता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इस पर रेडियम से निकलने वाली यक्ष किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोर्ड कहते हैं। कुछ हीरे जो होते हैं वो काले होते हैं, उन्हें बोर्ड कहा जाता और इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण में ये विद्युत का कुचालक होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता, इसीलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट क्या है? कागज पर रगड़ने में यह है उस पर काला निशान बना देता, इसीलिए इसे काला शीशा कहा जाता है। तो काला शीशा किसे कहते हैं? तो ग्रेफाइट जो होता है ये काला शीशा कहलाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में विमंदक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में, कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। हीरा में कार्बन sp⁴ एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp⁴ प्रसंकरित रहता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन। कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है?
कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम कच्चा तेल है जिसे प्रकृति के द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के औषधि चट्टानों के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंध के द्वारा संतुष्ट होती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं या एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 के द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहां n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या दर्शाता है, जैसे कि मीथेन, CH4, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के प्रमुख उदाहरण हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंधों के द्वारा संतुष्ट होती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या हम इसे एल्केन के नाम से भी जानते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n के द्वारा दर्शाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम दो निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बना करके अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं और एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है और इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन कहलाता है। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है, मतलब जिसके पास 3 बंध होगा वो एल्काइन कहलाएगा और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। सबसे सरल एल्काइन एथाइन हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें या जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बना करके अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन होता है। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। फिर अगला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तीसरा, बेंजीन सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी संरचना वलय होती है। तो आप यहाँ पर बेंजीन की संरचना को देख सकते हैं। ये दोनों बेंजीन की ही संरचनाएं हैं। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने 1825 में किया था। उन्होंने इसे बाई कार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया था। आगे चल करके इसे बेंजीन नाम दिया गया। तो बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने 1825 में किया था। उन्होंने इसे बाई कार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया। आगे चल करके इसे बेंजीन नाम दिया गया। समावयवता क्या है? जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के गुणसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इसके 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है संरचनात्मक समावयवता, या यह परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है। त्रिविम समावयवता क्या है? यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होती है। त्रिविम समावयवता क्या है? यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होती है। बहुलकीकरण क्या होता है? जब एक ही यौगिक के 2 अथवा 2
जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तब इस अपक्रिया को बहुलकीकरण कहा जाता है और इस अपक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर अथवा बहुलक कहते हैं। बहुलकीकरण की विशेषताएं क्या हैं? इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं जैसे स्टार्च और सेलुलोज जो हैं ये प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। प्लास्टिक प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? तो लाह जो है ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। पहला है थर्मोप्लास्टिक एवं दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो हम पहला समझेंगे थर्मोप्लास्टिक क्या है। यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इसमें यह गुण सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार ठंडा व गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योग बहुलकीकरण से थर्मोप्लास्टिक्स बनते हैं। उदाहरण जैसे पॉलीस्टारीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन आदि। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है? ये गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता ये गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इसमें ये गुण सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार ठंडा व गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिक के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योग बहुलकीकरण से थर्मोप्लास्टिक्स बनते हैं, जैसे कि पॉलीस्टाइरीन और पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन आदि। पॉलीथीन एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण पैकिंग थैलियां बनाने में किया जाता है। खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन का और बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन का और बरसाती बनाने में रेनकोट बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन फेनिल एथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने के बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में होता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट, कवर आदि बनाने में किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यह वो प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट क्या है? ये फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस में बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलकीकरण से होता है, जिसका उपयोग न तो चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। रबड़ दो प्रकार का होता है, पहला है प्राकृतिक एवं दूसरा है संश्लिष्ट। प्राकृतिक रबड़ यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह थर्मोप्लास्टिक है। वल्कनीकरण क्या होता है? वल्कनीकरण
प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर के गर्म करने की प्रक्रिया ये वल्कनीकरण कहलाता है। मतलब प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है और इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दस्ताना, रबड़ बैंड बनाने में किया जाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया में रबड़ बनाने की खोज चार्ल्स गुडियर ने किया था। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। अब हम संश्लिष्ट रबड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो संश्लिष्ट रबड़ के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। तो संश्लिष्ट रबड़ क्या है, संश्लिष्ट रबड़, इसको हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।